हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम जून महीने के पॉलिटी के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और हमारा जो प्राइमरी सोर्स रहेगा वो है विजन की मंथली मैगजीन। बट हम विजन की मंथली मैगजीन के भी बियॉन्ड जाने वाले हैं ताकि हर एक टॉपिक की एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको प्रोवाइड की जा सके, जिसमें आपके प्री के फैक्ट्स और मेंस का एनालिसिस दोनों ही एक ही जगह पे आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं, क्या कहा, एक नया पार्लियामेंट हाउस क्रिएट किया गया। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग की अपनी एक लेगेसी रही है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट इस पार्लियामेंट के अंदर पास किए। ढेर सारी सरकारें इस पार्लियामेंट के अंदर बनी और ढेर सारी सरकारें इस पार्लियामेंट के अंदर गिर गई। तो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की अपनी हिस्ट्री और लेगेसी तो है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये एक सिंबल है इंडिया के कॉलोनियल पास्ट। और हम धीरे धीरे अपने कॉलोनियल पास्ट के हर एक सिंबल को पीछे छोड़ते आ रहे हैं और अब इंडिया जो है वो एक नया इंडिया बन, और ये जो नया इंडिया है, ये नया इंडिया कॉलोनियल पास्ट के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ा रह सकता। जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है नए इंडिया की। नया इंडिया कैसा है? ये नया इंडिया ऐसा है जो मॉडर्निटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है, इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो रही है, एनवायरनमेंट के अंदर इंडिया एक लीडर की तरह निकलता आ रहा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए। तो न्यू इंडिया मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो नया इंडिया है वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर प्राइड रखता है, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को वो पीछे नहीं छोड़ रहा है। यानी कि इंडिया की जो मॉडर्निटी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन। हम सिर्फ वेस्ट को कॉपी नहीं कर रहे, हम अपनी मॉडर्निटी अपने टर्म्स पर बना रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के लिए भी ग्रो कर रहे हैं और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये है हमारा नया इंडिया। नया इंडिया ऐसा है जो कि स्टेट्स को इक्वल पार्टनर मानता है, इक्वल पार्टनर मानता है इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर, इंडिया की ग्रोथ के अंदर। इसीलिए इंडिया के अंदर अब फेडरेशन कैसा बनता जा रहा है, इंडिया के अंदर हमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो इन सारी चीज़ों को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। अब यहीं से ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई उसके मेंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन कैसा होगा? आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो किस तरह से नए भारत या फिर न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो किस तरह से सिर्फ एक आर्किटेक्चरल फीट नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चरल फीट से कई गुना ज़्यादा है। तो उसमें हम लिखेंगे कि जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें आर्किटेक्चरल कौन कौन सी मॉडर्न चीज़ें यूज़ की गई हैं, प्लस में सिर्फ हम उसको आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज आर्ट एंड कल्चर, एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज डायरेक्शन। तो इनके जो पॉइंट्स हैं उनको अब एक एक करके हम कवर करते चलते हैं कि किस तरह से नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग मॉडर्निटी की तरफ हमें लेके जाती है या फिर मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सिविल सर्विसेज 2024 की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे जीएस रीडिफाइंड बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच पूरी तरह से यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया हुआ है, जहां पे करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस, इन तीनों ही चीज़ों की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको की जाती है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और मेंस की आंसर राइटिंग आपको क्लास के अंदर ही कराई जाती है। हमारा मानना है कि आपको हर एक टॉपिक एक सिंप्लीफाइड तरीके में समझाया जाना चाहिए ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। इसके साथ साथ क्लासरूम के अंदर ही चीज़ें याद करने के तरीके भी बताए जाएं। हम मल्टीपल रिवीजन के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि आपको ज़्यादातर चीज़ें लंबे समय तक याद रहें और एग्ज़ाम टाइम पर आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस कोर्स के अंदर आपका प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन बैच भी शामिल है, जो कि प्रीलिम्स से 2 महीने पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बैच के अंदर ना केवल सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस किया जाता है, बल्कि हम मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ पर्सनल अटेंशन और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर 7701919260 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो इसके अंदर सारे के सारे आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो, तो पहला आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट क्या है? ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है
ट्रायंगुलर शेप हमने क्यों यूज किया गया, क्योंकि ट्रायंगल शेप जो है वो स्पेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने हमारी मदद, तो ऑप्टिमम। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पे हमने पार्लियामेंट के अंदर एक फोकॉल्ट पेंडुलम हमने रखा है। ये फोकॉल्ट पेंडुलम रिप्रेजेंट करता है इंडिया का साइंटिफिक टेम्पर, इंडिया के साइंटिफिक टेम्पर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक मास्टरपीस हमने वो रखा है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर की तरफ हमारा इशारा कर रहा है। ये जो फोकॉल्ट पेंडुलम है ये अर्थ की रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ किस तरह से रोटेट कर रही है उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। तो दो एग्जांपल हो गए मॉडर्निटी के। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये जो मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, प्लस ये अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बनाई गई है। पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो दिल्ली में स्थित है उसको तब बनाया गया था जब दिल्ली के अंदर कम अर्थक्वेक आते थे और दिल्ली सीज्मिक जोन सेकंड के अंदर आता था। लेकिन अब दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई है और दिल्ली अब सीज्मिक जोन 4 के अंदर आता है। तो ऐसे में जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जरूरी है कि वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग अर्थक्वेक को विथस्टैंड कर सके। तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको अर्थक्वेक प्रोन बनाने की, अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चौथी मॉडर्निटी की तरफ क्या है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पेपरलेस है, यहाँ पे पेपर का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग 30% लेस पावर कंज्यूम करेगी, यानी कि पावर कंजम्पशन भी लेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग इसकी भी सुविधा की गई है। तो ये सारे के सारे इंडिया की कमिटमेंट दिखाते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, क्योंकि इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। सातवां, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इट इज़ मेंट टू लास्ट 150 ईयर्स। इंडिया की जो 150 सालों की ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी ये पार्लियामेंट बिल्डिंग फुलफिल कर देगी, यानी कि 150 साल तक हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट दिखाती हैं इंडिया की, इंडिया का साइंटिफिक टेम्पर दिखाती हैं। फिर आते हैं हम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कि किस तरह से ये जो पार्लियामेंट है ये हमारे आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा सेंगोल का। सेंगोल क्या है, ये एक गोल्डन सेप्टर है जो कि स्पीकर के बगल में आपको देखने को मिले, स्पीकर के बगल में आपको ये गोल्डन सेप्टर देखने को मिलेगा। गोल्डन सेप्टर इंडिया के ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे चोला एम्पायर के अंदर जब भी कोई नया राजा आता था तो उस नए राजा को ये सेंगोल हैंड ओवर किया जाता था टू सिंबलाइज ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट। एक राजा से दूसरे राजा की तरफ सरकार जा रही है, इसको सिंबलाइज करने के लिए सेंगोल दिया जाता है। ये सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने दिया था, इसके बारे में अभी हम आगे भी देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। इस सेंगोल को अब हम स्पीकर के बगल में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने वाली चीज। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर आपको दो गैलरीज देखने को मिली। ये जो दो गैलरीज हैं, एक गैलरी का नाम है शिल्प और एक गैलरी का नाम है स्थापत्य गैलरी। शिल्प गैलरी क्या है, शिल्प गैलरी के अंदर इंडिया के अलग अलग राज्यों के टेक्सटाइल और पॉटरी आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। टेक्सटाइल और पॉटरी आइटम, ये जो पॉटरी आइटम्स है, मिट्टी से बने हुए जो आइटम्स हैं, यहाँ पे जो मिट्टी यूज की जाएगी ये इंडिया की हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी से ला के यूज की जाएगी। तो बेसिकली ये पूरे इंडिया की हर एक जमीन को, हर एक मिट्टी को एक तरह से ट्रिब्यूट पे करता है ये शिल्प गैलरी। स्थापत्य की बात की जाए तो स्थापत्य के अंदर इंडिया के आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स की इमेजेस, उनके रेप्लिकाज आपको देखने को मिलेंगे। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स प्लस में यहाँ पे आपको योग आसनास देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। और क्या देखने को मिलता है आपको कल्चर के अंदर, देखिए अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ चुके तो टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि मंदिरों के बाहर गार्जियन स्टैच्यूज बिठाई जाती, गार्जियन स्टैच्यूज बिठाई जाती थी। कमेंट्स में मेरे को बताइएगा कि इन गार्जियन स्टैच्यूज को क्या कहा जाता था, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे को बताइएगा कि क्या ये द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलती थी या फिर क्या आपके नागरा स्टाइल के अंदर देखने को मिलती थी, या दोनों में ही देखने को मिलती थी गार्जियन, ठीक है। ये आपको अच्छा, गार्जियन स्टैच्यू का ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक तरह से मंदिर है डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट के 6 एंट्रेंस हैं, 6 गेट हैं और इन 6 गेटों के बाहर आपको 6 गार्जियन स्टैच्यूज देखने को मिलेंगी
किस किस की? एलिफेंट, हॉर्स, ईगल, स्वान। ठीक है, और इसके साथ साथ दो मिथिकल क्रिएचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, शार्दुला और मकर। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि आप एक तरफ तो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हो और दूसरी तरफ आपने शार्दुला और मकर जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को भी गार्जियन स्टैच्यूज की तरह हमारे पार्लियामेंट के बाहर आपने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे कि ये हम अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। ठीक है, 6 एंट्रेंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा बनाया गया, लोकसभा को बनाया गया पीकॉक थीम के ऊपर। पीकॉक इंडिया का। ठीक है, राज्यसभा की बात की गई तो राज्यसभा के अंदर जो थीम यूज की गई है वो है लोटस की थीम। वो क्या है? नेशनल फ्लैग। ठीक है, जो पार्लियामेंट की रूफ है, छत है, छत के ऊपर आपको अशोका पिलर देखने, छत की रूफ पे आपको अशोका पिलर देखने को मिलेगा और उस पे आपके जो पार्लियामेंट का गेट है, उस गेट पे आपको अशोक चक्र देखने, अशोका पिलर और अशोक रूफ और गेट पे आपको ये देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट के प्रेमाइस के अंदर इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो नेशनल ट्री देखने को मिलता है जिसका नाम है बैनी। नेशनल ट्री देखने, जो इंडिया के 6 गेट हैं, ये 6 गेट ट्रिब्यूट पे करते हैं टू वाटर, लैंड। इंडिया के 6 गेट डेडिकेट किए गए हैं वाटर, लैंड और स्काई, जो हमारे नेचर के एलिमेंट हैं उनको। तो ये सारे के सारे इंडिया के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस का एक तरह से सिंबल है। ठीक है, गार्जियन स्टैच्यूज, आपके नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, अशोकन पिलर, अशोका चक्र जो आपको पार्लियामेंट है। इसके साथ साथ आपकी शिल्प गैलरी, स्थापत्य गैलरी और सेंगोल की स्टैब्लिशमेंट इन द पार्लियामेंट हाउस, ऑल दीज रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इंडियाज रिलेशन विद इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया अपने रिश्तों को कल्चर और ट्रेडिशन के साथ तोड़ नहीं रहा और वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके ये सारे के साथ को याद रखें। इसके साथ साथ जो नया इंडिया है वो फेडरलिज्म को भी रिस्पेक्ट करता है और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लेके जाता है। तो फेडरलिज्म के क्या क्या एग्जाम्पल आप तो आप देखेंगे, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि शिल्प गैलरी के अंदर जो पॉट्स रखे जा रहे हैं, पॉटरी आइटम्स, ये पॉटरी आइटम इंडिया की हर एक स्टेट और राज्य की चीज। ठीक है, दूसरा आप एग्जांपल क्या देखेंगे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग रीजन से अलग अलग सामान लाके हमने अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर रखा है। जैसे कि सैंडस्टोन की बात की है तो सैंडस्टोन कहाँ से आया? आपके धौलपुर से आया। धौलपुर में सार, सैंडस्टोन को हम धौलपुर के सार थे। फिर ग्रेनाइट की अगर बात की जाए तो ग्रेनाइट जैसलमेर के लाखा विलेज से ग्रेनाइट, यूपी के भदोही वीवर से, भदोही वीवर्स की जो कारपेट है उसको यूज किया गया है हमारे नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग। क्राफ्ट्समैन कहाँ से आए? शिल्पकार कहाँ से आए? ये क्राफ्ट्समैन आए हैं मुंबई से। वुड वर्क, नागपुर का वुड वर्क आपको देखने को मिलता है। अब इन सब का एक और सिग्निफिकेंस है। अब जैसे मान लीजिए मैं भदोही का या फिर नागपुर के वुड वर्क का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये आइटम यूज किए जा रहे हैं तो इनको एक वाइडर पब्लिसिटी मिलेगी। अब जो लोग, जो टूरिस्ट हैं, वो इन एरिया में जाके भदोही के जो कारपेट हैं उन कारपेट को चेकआउट करेंगे, उनको खरीदेंगे। नागपुर के वुड वर्क को पब्लिसिटी मिलेगी। तो एक तरह से ही इससे इंडिया के अंदर टूरिज्म इंक्रीज होगा। ये सेम टूरिज्म कैसे इंक्रीज होगा? अगर आप स्थापत्य गैलरी को देखें तो स्थापत्य गैलरी के अंदर क्या है? आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उनके रेप्लिका और इमेजेस रखी हुई हैं। तो इन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स की भी पब्लिसिटी होगी। तो जो भी लोग इन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो इन मॉन्यूमेंट्स को रियलिटी में जाके भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से भी टूरिज्म को एक बूस्ट, ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये इकोनॉमी को भी ऐसा के लिए कुछ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, जो हमारा नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो दिव्यांग, यानी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल रहे, इसके प्रोविजन किए गए हैं। अगर सिर्फ स्टेयर्स होती हैं किसी बिल्डिंग तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो उन स्टेयर्स को इजीली चढ़ नहीं पाते और उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पब्लिक स्पेसेस, स्पेशली जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो दिव्यांग फ्रेंडली हों।
और नया पार्लियामेंट जो है वो दिव्यांग फ्रेंडली ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से हमने पूरी की पूरा डिस्कशन कर लिया आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अब जरा प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स को हम देखते चलते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स के। तो क्या क्या फैक्ट आप याद रखेंगे, देखिए जो आपकी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, सबसे पहले तो इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन किया है बिमल पटेल ने। बिमल पटेल इसके आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो लोकसभा बनाया गया उस लोकसभा के अंदर 888 सीट्स हैं, 888 सीट्स हैं। ठीक है, और जब जॉइंट सिटिंग हुआ करेगी तो जॉइंट सिटिंग भी आपके लोकसभा में ही हुआ करेगी, तो इसीलिए लोकसभा के अंदर जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है वो है 1272 सीट्स की टोटल कैपेसिटी, और लोकसभा की 888 सीट्स आपको देखने को मिलती है, जॉइंट सिटिंग भी लोकसभा में। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के अंदर टोटल सिटिंग कैपेसिटी है 384 सीट्स, 384 सीट। अब अगर मैं इनके कॉन्ट्रास्ट में देखूं अपनी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, तो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन की थी। यहाँ पे लोकसभा के अंदर आपको 545 सीट्स देखने को मिलती हैं, वैसे 550 सीट्स आप कह सकते हैं, और करेंटली लोकसभा में 543 मेंबर्स बैठते हैं, 543 मेंबर्स। राज्यसभा की टोटल सीटिंग कैपेसिटी 250 की है, जिसके अंदर करेंटली 245 मेंबर्स आज की डेट में बैठते हैं। ठीक है, 245। जो पुराना पार्लियामेंट था उसके अंदर जॉइंट सिटिंग कहाँ होती थी? जॉइंट सिटिंग होती थी सेंट्रल हॉल के अंदर। जो प्रेसिडेंट का फर्स्ट एड्रेस होते थे, प्रेसिडेंट के जितने भी एड्रेस होते थे वो सेंट्रल हॉल में ही होते थे। लेकिन अब लोकसभा के अंदर ही सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है कि जब भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को एक जगह बैठाना है तो आप लोकसभा में बिठा सकते हो। ठीक है, अब जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है, इस नई बिल्डिंग के अंदर एक स्पेशल हॉल बनाया गया। 2 गैलरीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक हॉल बनाया गया जिस हॉल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नॉट सेंट्रल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल किस लिए बनाया गया? इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया, जिसके अंदर इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इसके अंदर बनाया। और देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, इसके बारे में एक चीज़ और आप देखेंगे, ये सर्कुलर फैशन में है, जबकि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपके ट्रायंगुलर फैशन में, ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलती है। ट्रायंगल जो है वो हमारे रिलीजन के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रायंगल का, प्लस में ये स्पेस को ऑप्टिमम तरीके के साथ यूटिलाइज करने में मदद करती है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। अब ये जो आपकी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसके आर्किटेक्चर को माना जाता है कि ये आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड था फ्रॉम दी 64 योगिनी टेम्पल इन मोरेना के 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड माना जाता है। 64 योगिनी कौन होती है? फीमेल प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा। तो मोरेना के अंदर और जबलपुर के अंदर ये 64 योगिनी टेम्पल्स बनाए गए थे। इस टेम्पल के अंदर एक आपकी सेंट्रल डेटी थी, ठीक है, जो कि आपके ईस्ट की तरफ फेस करती थी, प्लस में 64 योगिनीज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, माना जाता था कि ये जो 64 योगिनीज हैं, जब ये टेम्पल बनाया गया था 1300s के अंदर, उस टाइम पर यहाँ पे 64 योगिनीज को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आज की डेट में 64 योगिनीज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलते हैं। शिवलिंग को हो सकता है किसी लेटर टाइम पीरियड पे यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके आर्किटेक्चर में यहाँ पे छत आपको फ्लैट देखने को मिल रही है, इधर भी फ्लैट देखने को मिल रही है। जबकि इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे आपको शिखर देखने को मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि इनिशियली जब ये मंदिर बना था तो यहाँ पे ये जो 64 योगिनीज की 64 श्राइन्स थी, इनके ऊपर आपको 64 शिखर देखने को मिलते थे, प्लस में एक सेंट्रल शिखर भी आपको देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में आपको फ्लैट रूफ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो कोर्टयार्ड था, उस कोर्टयार्ड के दोनों तरफ आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं, इधर भी आपको पिलर्स देखने को मिलते हैं। हमारे पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भी आपको ढेर सारे पिलर्स ही देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज, हमें इंडिया जो है, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इंडिया इज चेंजिंग बट इट इज नॉट ब्रेकिंग इट्स टाइज विद इट्स पास्ट। इंडिया अपने जो पास्ट, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर है, उसके साथ अपने टाइज को ब्रेक नहीं कर रहा, रिलेशन को ब्रेक नहीं कर रहा, वो चेंज की तरफ जा रहा है।
इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, इससे पहले जो मैंने आंसर डिस्कस किया था ना उसमें आप लिख कि एक 16 फीट की ब्रॉन्ज की स्टैच्यू थी जो कि पुराने पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस के बाहर आपको देखने को मिलती थी। ये जो 16 फीट की ब्रॉन्ज की स्टैच्यू थी ये थी मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है, तो इंडिया एज अ नेशन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो गांधी जी की स्टैच्यू आपको देखने को मिलती थी। इस गांधी जी की स्टैच्यू को अब पुरानी पार्लियामेंट और नए पार्लियामेंट के बीच में रिलोकेट कर दिया है। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है बिटवीन आर ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट की भले ही बिल्डिंग चेंज हो गई है बट आर आइडियल्स स्टिल रिमेन द सेम। आर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, आर कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, आर कमिटमेंट टू सत्याग्रह स्टिल रिमेन द सेम। ठीक है, तो गांधी जी को भी एक तरह से ये ट्रिब्यूट है विच इज रिप्रेजेंटिंग चेंज विद कंटिन्यूटी। ठीक है, वी आर नॉट लिविंग आवर पास्ट बिहाइंड, वी आर नॉट लिविंग आवर आइडियल्स बिहाइंड। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके विजन मैगजीन में नहीं दिए हुए, जो कि आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते चलते हैं कि मैगजीन में क्या क्या चीज़ें दी हुई। जो हमारा नया पार्लियामेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान। तो ये सेंट्रल विस्टा क्या होता है? सेंट्रल विस्टा रिप्रेजेंट्स द पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया। पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया, पावर कॉरिडोर का क्या मतलब है कि ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, जो हमारी सरकारें हैं वो सरकारें काम। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टेम्पल किसको माना जाता है? पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर जो भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों को जनता ने चुन के भेजा है और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे बैठे हैं? पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लोकसभा राज्यसभा देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हाउस ऑफ रिकॉर्ड, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन क्या है? राष्ट्रपति भवन इज द हाउस ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका जो घर है, उनका जो रेजिडेंस है वो राष्ट्रपति भवन के नाम से कहलाया जाता है। प्रेसिडेंट कोई नॉमिनल हेड बोलते हैं ना, तो राष्ट्रपति भवन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था विच वॉज स्टार्टेड इन 2019 और उसको पार्लियामेंट जो है वो अब रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वही है कि व्हाट वाज द नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट। तो नीड किया थी, देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पॉलिटी के अंदर भी आप कवर करेंगे कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है? हमारे देश को अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया है। इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है? हमारे पूरे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड। ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। कैंडिडेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट खड़ा होगा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसके लिए इलेक्शन करेंगे और कोई एक कैंडिडेट जीत के कहाँ पे जाएगा? लेजिस्लेचर में जाके बैठ। सिमिलरली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के वो लेजिस्लेचर में जाके बैठ जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्शन क्या हो चुकी है? यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक और दो। कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ पे भी लगभग 100 लोग रहते थे, यहाँ पे भी लगभग 100 लोग रहते थे। इस वाले एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई और 10 सालों के बाद यहाँ पे 200 लोग रहने लगे, लेकिन इस वाले एरिया की जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल थी और आने वाले 10 सालों के बाद भी यहाँ पे आपको 100 लोग ही देखने को मिल रहे। अब क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल लोग होने चाहिए एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यानी कि लगभग बराबर जनता वोट डाले और एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। तो पहले क्या था? पहले दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, ए और बी, दोनों में लगभग बराबर जनता थी जो वोट डालती थी और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेती थी, यहां से एक रिप्रेजेंटेटिव, यहां से एक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब क्या हो गया? पॉपुलेशन यहाँ की 200 हो गई, यहाँ की 100 ही रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए इस वाले एरिया को दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ए, बी और सी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये वाला जो टोटल एरिया था, इस टोटल एरिया में से पहले सिर्फ एक आदमी चुन के जा रहा था, लेकिन अब इस वाले एरिया से 2 आदमी चुन के जा रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए और कॉन्स्टिट्यूएंसी सी। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
कि जिस एरिया की पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होगी उस एरिया की सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी, और जिस एरिया की पॉपुलेशन कम है या फिर स्टेबल है उस एरिया की सीट्स या तो कम होंगी या फिर स्टेबल रहेंगी। ठीक है, ये लॉजिक, ये जो पूरी बात है ये एक लॉजिकल बात है जो सेंस बनाती है। ठीक है, अब इससे हमारे पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ता है? हमारे पॉलिटिक्स में यह असर पड़ता है कि इंडिया की अगर मैं नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करूं तो नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, जबकि अगर मैं सदर्न स्टेट्स की बात करूं तो सदर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन लगभग स्टेबल हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। अगर हम हर बारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे नई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते जाएंगे तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट्स इंक्रीज होती जाएंगी, और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी सीट्स जितनी पहले थी उतनी ही रहेंगी, यानी कि वो अभी भी स्टेबल ही रहेंगी। तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद लेजिस्लेचर के अंदर नॉर्दर्न स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्दर्न स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। और एक तरह से ये एक इंसेंटिव होगा कि आप अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लेजिस्लेचर के अंदर, लोकसभा के अंदर आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आपकी सीट्स ज़्यादा हैं लेजिस्लेचर के अंदर। तो पॉपुलेशन को एनकरेजमेंट मिलेगी एक तरह। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए ये बोला गया कि लोकसभा राज्यसभा की जो सीट्स हैं ये सीट्स इंक्रीज नहीं होंगी टिल सेंसस आफ्टर 2026, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स किस पॉपुलेशन पे डिटरमाइंड होंगी? 1971 के अंदर जो सेंसस हुआ था, इस सेंसस में हर एक राज्य की जो पॉपुलेशन थी उसी पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स डिटरमाइन की जाएंगी फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, और ये कहा गया कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोकसभा राज्यसभा की सीट्स को इंक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का एक इंसेंटिव मिलेगा राज्यों को, और राज्य बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चालू कर देंगे टू गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ठीक है, तो 2026 तक हमने सीट्स को फ्रीज कर रखा है, सीट्स को फ्रीज कर रखा। ठीक है, तो आज की डेट में आपको लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं? लोकसभा में आज की डेट में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 2026 जो भी सेंसस होगा उस सेंसस के बाद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीट्स को भी इंक्रीज किया जाए। जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, वो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जब सीट्स इंक्रीज होंगी लोकसभा राज्यसभा की तो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि और लोगों को बिठाया जा सके, और लोगों को बिठाया जा सके। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, ये पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सीटिंग स्पेस बहुत ही नैरो है, और चांसेस है कि 2026 के बाद 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस सेंसस के बेसिस पर लोकसभा राज्यसभा की सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा सब्सटेंशियली। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने पार्लियामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रेस्ड है, आपको सीपेज देखने को मिलती है, फायर नॉर्म्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कब बना था पुराना पार्लियामेंट? 1911 में अंग्रेज़ों ने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था, और जो हमारा पार्लियामेंट बना था वो 1931 के अंदर बना था, और पार्लियामेंट के अंदर जो एडिशनल फ्लोर्स ऐड किए गए थे वो 1956 में किए गए थे। 1956 का स्ट्रक्चर आज तक काम कर रहा है, या फिर मैं कहूँ 1931 का स्ट्रक्चर आज तक काम कर रहा है। तो फायर नॉर्म्स अच्छे नहीं होंगे, अर्थक्वेक के नॉर्म्स अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराने पार्लियामेंट का वो बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे अकूस्टिक सिस्टम, माइक्स वगैरह जो हैं वो सही से नहीं लग पाए हैं। आपके सेफ्टी कंसर्न है, पुराने टाइम पर जब 1931 में जो पुराना पार्लियामेंट बना था तब दिल्ली में उतने अर्थक्वेक नहीं आते थे जितने आज की डेट में आते हैं। वर्क स्पेस बहुत ही कम है, ठीक है, वर्क स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है, उस वर्क स्पेस को इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए हमने नई बिल्डिंग बनाई। नई बिल्डिंग के जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन सारी चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, ये वाली एक टेबल है, इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखनी। ठीक है, ये था हमारी पहली न्यूज़ आइटम जिसके अंदर हमने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है। अच्छा, क्या हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं इससे? ठीक है, मुझे पता है कि इस टॉपिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट हमारा मकसद ये नहीं है ना कि सिर्फ टॉपिक को सुपरफिशियली कवर करें। हमारा मकसद है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, और यूपीएससी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए उसी डिस्कशन का एक हिस्सा बनाते हैं कि हमने ये देख लिया कि नीड क्या थी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑब्सोलीट हो चुकी है, फायर का, अर्थक्वेक का खतरा है।
जब लोकसभा और राज्यसभा की सीट इंक्रीज होंगी आफ्टर द सेंसस आफ्टर 2026, तो हमें उनको भी एकोमोडेट करना है, तो हमने नीड देख ली। पर क्या हमारी इस नए प्रोजेक्ट की कोई क्रिटिसिज्म भी हुई है? तो इसकी एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत ही हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्या एक डेवलपिंग देश जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है, उस देश को एक नए पार्लियामेंट को बनाने के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए था? इतनी हाई कॉस्ट करनी चाहिए थी? दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? दूसरा क्रिटिसिज्म है कि भले ही हम न्यू इंडिया को मॉडर्निटी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे सुपरस्टिशियस एलिमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा का पूरा पार्लियामेंट वास्तुशास्त्र के ऊपर आधारित है, और वास्तुशास्त्र को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे नए पार्लियामेंट के अंदर। वास्तुशास्त्र को अभी भी अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिडर्स एज 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 फो या फिर फेक साइंस। ठीक है, अभी भी वास्तुशास्त्र को एक साइंस की तरह नहीं देखा जाता, उसको सुपरस्टिशन की तरह देखा जाता है। फिर मिथिकल क्रीचर्स लाइक शार्दुला एंड मकर, ये स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, शार्दुल मकर को स्टैब्लिश किया गया, तो सुपरस्टिशियस एलिमेंट को लेके क्रिटिसिज्म हुई। तीसरी क्रिटिसिज्म क्या है कि पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की गई नए पार्लियामेंट को बनाने के लिए, प्लस जो नया पार्लियामेंट है, इस नए पार्लियामेंट में पब्लिक एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो जो इंस्टीट्यूशन विच इज़ कंसिडर्ड एज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे पीपल्स वॉइस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वहीं पे ही आपने जनता को कंसल्ट नहीं किया और जनता को एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्रिटिसिज्म किए गए। लेकिन इन क्रिटिसिज्म को हम कैसे नेगेट कर सकते हैं? इसको हम नेगेट कर सकते हैं कि भले ही हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, बट जो पुरानी बिल्डिंग थी, वो पुरानी बिल्डिंग हमारे नए इंडिया के पर्पस को सर्व नहीं करती। जैसे कि इंक्रीज सीट, जो भी हमने नीड्स देखी थी, वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख देंगे। प्लस में न्यू इंडिया विच रिफ्लेक्ट्स मॉडर्निटी अलॉन्ग विद आर्ट एंड कल्चर एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रेडिशन, उसको रिस्पेक्ट करना था। प्लस वी वांटेड टू ब्रेक आवर टाइज विद colonial symbol ऑफ डेमोक्रेसी। कितना भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा हो, अल्टीमेटली था तो वो कॉलोनियल सिंबल ही। ठीक है, फिर हमें एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके अंदर हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं आप कि इवन दो हाई कॉस्ट इज इन्वॉल्व बट दिस वुड लीड टू इंक्रीज्ड टूरिज्म। आपकी स्थापत्य गैलरी, शिल्प गैलरी, यूज ऑफ बदोही कारपेट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वो अपने आप में इमेंस जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडिया के अंदर सेडिशन का कानून आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 120A में। अब थोड़ा सा इंडियन पिनल कोड का देखते हैं। 1860 में इंडियन पिनल कोड लिखा गया था, और ओरिजिनल इंडियन पिनल कोड के अंदर सेडिशन का प्रोविजन नहीं था। इसको ड्राफ्ट किया गया था थॉमस मैकॉले के द्वारा 1837 के अंदर इसको ड्राफ्ट। ठीक है, आईपीसी 1860 में बनाया गया। 1870 में, यानी कि 10 सालों के बाद ही आईपीसी के अंदर सेडिशन के प्रोविजन को इंक्लूड किया गया, और आईपीसी में सेक्शन 124A को ऐड कर दिया गया। और ये सेक्शन 124A को ऐड करने का काम किसने किया था? ये किया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा ये काम किया गया। अब ये जो सेडिशन है, आखिर ये सेडिशन है क्या? तो सेडिशन कहता है, सेक्शन 124 है आईपीसी का, ये सेक्शन 124 कहता है कि अगर कोई भी इंसान वर्ड्स यूज करके, चाहे ये वर्ड्स स्पोकन हो या फिर, अगर कोई भी इंसान वर्ड्स यूज करके, कोई साइन यूज करके, या फिर कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हेट्रेड फैलाता है, अवमानना या फिर कंटेम्प्ट करता है, या फिर डिसअफेक्शन कॉज करता है, या फिर डिसअफेक्शन को कॉज करने की कोशिश करता है, इवन अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन
इज कंसिडर्ड एज सेडेशन। ठीक है, एक बारी फिर से सुनो। अगर कोई भी इंसान वर्ड्स यूज करके, चाहे स्पोकन वर्ड हो या रिटर्न वर्ड हो, साइन यूज करके या विजिबल रिप्रेजेंटेशन यूज करके हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, तो उसको सेडिशन माना जाएगा और इस इंसान को जेल भेजा जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, प्लस में इसको फाइन भी देना पड़ सकता है, फाइन देना। जो सेक्शन 124 है, यानी कि सेडेशन के खिलाफ अगर आपको जेल भेजा गया तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको अगर जेल भेज दिया गया तो आपकी बेल भी नहीं हो। ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है, ये 1870 में जो हमारी ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, उस टाइम पर एक कॉलोनियल सरकार ने हमारे ऊपर ये प्रोविजन थोपा था। इस प्रोविजन के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी लोग ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्रिटिश रूल के खिलाफ नफरत, अवमानना या डिसअफेक्शन फैलाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए। और इस प्रोविजन को यूज करके गांधी जी को, तिलक जी को कई बारी जेल के अंदर डाला गया। ठीक है, सेडिशन के प्रोविजन को यूज करके बेसिकली कॉलोनियल रूल चाहती थी कि किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म या डिसअफेक्शन ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, अब वो तो वैसे भी आपकी फॉरेन रूल है ना इंडिया के ऊपर, उन्हें कब्जा किया हुआ है, वो तो चाहेंगे यही कि वो चाहे कितने भी गलत काम करें, उनके खिलाफ कोई भी कुछ ना बोले। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने आईपीसी और सेक्शन 124A इन दोनों को अडॉप्ट किया और इंडिया के अंदर आज भी सेडिशन के प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं। अब सेडिशन के प्रोविजन शब्द एक बार फिर से देख लीजिए, वर्ड्स चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन हो, साइन और विजिबल रिप्रेजेंट, इनको यूज करके अगर आप नफरत फैलाते हैं, आप कंटेम्प्ट, अवमानना करते हैं या फिर डिसअफेक्शन, इसके खिलाफ सरकार, तो आपको जेल में डाला। यहाँ पे जो शब्द यूज किए गए ये बहुत ही ब्रॉड टर्म, बहुत ही वेग टर्म्स। डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का क्या मतलब है? सरकार के खिलाफ अगर मैं सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ, क्या इसको डिसअफेक्शन कहा जाएगा? क्या इसको डिसअफेक्शन कह दिया जाएगा? ठीक है, अब बहुत ही वेग टर्म है, तो वेग टर्म होने की वजह से क्या होने लगा, इंडिया के अंदर सरकारों ने सेडिशन के प्रोविजन को मिसयूज करना चालू किया। सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई कुछ भी अपोजिशन करता है, ठीक है, कई बार हमें देखने को मिला कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर किसी ने अपोजिशन की, सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, तो उस इंसान को कहने लगे कि तुम देशद्रोह कर रहे हो, तुम सेडिशन कर रहे हो और तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो सेक्शन 124A के अंदर ये जो वेग टर्म्स, एम्बिगुअस टर्म्स यूज की जाती हैं, इस एम्बिग्विटी और एम्बिगुअस टर्म्स, वेग टर्म्स की वजह से इसका मिसयूज बहुत तेजी से इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब इसका कोई फैक्ट भी हमें देना पड़ेगा कि वाकई में सेक्शन 124A का, तो उसके लिए फैक्ट क्या है कि इंडिया के अंदर सेक्शन 124A का जो कन्विक्शन रेट है, ये कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है, लो कन्विक्शन। जितने भी लोग सेक्शन 124A के अंदर अरेस्ट किए जाते हैं, केवल 3 से लेकर 33% लोग ऐसे हैं जिनको कन्विक्ट किया जाता है। सेक्शन 124 के अंदर 95% केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, जुडिशरी के पास इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ये जो 95% लोग हैं, ये जेल के अंदर बैठे हुए हैं एज अंडर ट्रायल की तरह, ये जेल के अंदर है, इनके केस की अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई। हो सकता है कि ये इनोसेंट हो, क्यों? क्योंकि कन्विक्शन रेट तो 3% से लेके 33% के बीच में, यानी कि 97% से लेके 67% लोग ऐसे होते हैं जो कि अरेस्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनका क्राइम प्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्शन 124 का ये मिसयूज देखने को मिलता है। सेक्शन 124 की और क्या क्या क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलती है? तो सेक्शन 124 की क्रिटिसिज्म है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन सेडिशन का लॉ उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने का काम करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता हूँ, मेरे को जेल हो जाएगी, तो मैं कहाँ अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज कर पा रहा हूँ? यहाँ पे वेग और ओवर ब्रॉड डेफिनेशंस गई हैं, टर्म्स, जिसकी वजह से हमें मिसयूज देखने है। सरकारें अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर अलग। लो कन्विक्शन रेट है, ऑलरेडी बता दिया। पेंडेंसी रेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिसयूज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
एक तो मिसयूज ज़्यादा है, प्लस में ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो जेल के अंदर कई सालों तक पड़े रहते हैं, उनका केस की सुनवाई ही नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया में ढेर सारे ऐसे कानून हैं जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बने। तो क्या हम जो भी लोग इंडिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं या इंडिया के खिलाफ कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, हम उनको इन टेररिज्म के खिलाफ बने हुए कानूनों के अंदर भी अरेस्ट कर सकते हैं? हमें सेडिशन लॉ की ज़रूरत क्या है? तो ये सारे के सारे लोग क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि सेक्शन 124 ए को आईपीसी से हटा दे, आईपीसी से हटा देना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म चल, बहुत सारे देश हैं जैसे कि यूके, जिसने इंडिया में यह कानून बनाया, वो खुद अपने यहाँ से इस कानून को रिपील कर चुका है, हटा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में यह कानून फॉलो नहीं हो रहा, सिंगापुर में यह कानून फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इंडिया के अंदर इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे वो चलते रहते हैं, क्रिटिसिज्म चलते रहते हैं। अब इन क्रिटिसिज्म के चलते चलते क्या होने, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को एक डायरेक्शन, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को एक डायरेक्शन दी। डायरेक्शन क्या थी? उसने कहा कि आप लोगों को सेक्शन 124 ए के अंदर अरेस्ट करने के लिए अभी रुकेंगे, मतलब इसके ऊपर स्टे लगा, होल्ड लगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली पुट सेक्शन 124 ए ऑन होल्ड, कि लोगों को सेक्शन 124 ए के अंदर आप अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिव्यू करो और रिफॉर्म करो सेडिशन लॉ को इंडिया के अंदर, सेडिशन लॉ को इंडिया, इस सेडिशन लॉ को एक बारी दोबारा से आप देखो कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। और अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली आपके 22nd लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और इस रिपोर्ट में 22nd लॉ कमीशन ने कहा है कि हमें आईपीसी को रिटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो चेंजेस 22nd लॉ कमीशन रिकमेंड करता है। तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी देख लीजिए। लॉ कमीशन ने क्या क्या बोला? पहली चीज़ उसने बोली कि 1960 के अंदर इस केदारनाथ जजमेंट के बारे में, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई इंसान डिफर करता है, कोई डिफरेंस रखता है, या फिर सरकार के खिलाफ डिसेंट करता है, तो इसको सेडिशन नहीं माना। ठीक है, ये सिर्फ सरकार से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, ये उसके खिलाफ सिर्फ कुछ बातें बोल रहा है, सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, सिर्फ इन सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसेंट की वजह से आप किसी भी इंसान को सेडिशन के अंदर जेल में नहीं डाल सकते। अगर कोई इंसान कोई ऐसी चीज करता है जिससे वायलेंस हो रही है, या फिर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, सिर्फ उस केस में आप सेडिशन का केस लगा सकते हैं। यानी कि जो भी इंसान या तो वायलेंस करता है या फिर वायलेंस के लिए लोगों को उकसाता है थ्रू हिज और हर वर्ड्स, साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ उन्हीं को ही सेडिशन के अंदर अरेस्ट करना चाहिए। तो लॉ कमीशन कहते हैं कि 1962 के अंदर केदारनाथ जजमेंट में जो ये बात बोली गई थी, इस बात को सेक्शन 124 ए के अंदर ऐड किया जाए। तो क्या ऐड किया जाना चाहिए? ऐड किया जाना चाहिए शब्द जैसे कि विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। यानी कि अगर कोई भी इंसान वर्ड्स, साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन यूज करके हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन फैलाता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और कॉज करता है विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर, तो उस केस में इसको सेडिशन के अंदर जेल भेजा जाए। तो ये उनकी पहली रिकमेंडेशन है कि आप ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को ऐड कर दें सेक्शन 124 ए के अंदर सेडिशन की डेफिनेशन के। ठीक है, केदारनाथ जजमेंट की बात की। दूसरी चीज़ क्या बोली है? दूसरी चीज़ लॉ कमीशन ने बोली है कि जो जेल टर्म है, करेंटली जेल टर्म है 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद। 22nd लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जेल टर्म 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 साल विद फाइन। तीसरी चीज,
कोई भी एफआईआर तब तक रजिस्टर नहीं की जा सकती जब तक कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ना होल्ड कर ली जाए बाय अ पर्सन होल्डिंग अ रैंक अबव देन, ठीक है। इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का ऑफिसर जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लेगा सेडिशन के चार्जेस के केस के अंदर, उसी के बाद एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है और उसी के बाद अरेस्ट, ठीक है। एफआईआर तब तक आप रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक कि इंस्पेक्टर ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ना कर ली, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वो हैं रिकमेंडेशंस ये 22nd लॉ कमीशन ने दी थी। अब आपको कुछ केसेस सेडिशन से जुड़े हुए पुराने केसेस भी आपको पता होने। पहला केस केदारनाथ केस, केदारनाथ स्टेट ऑफ बिहार। या दूसरा केस जो आप याद रखेंगे वो है आपका 2015 का श्रेया सिंघल, श्रेया, इसने श्रेया सिंघल केस ने क्या कहा था कि वेग और ओवर ब्रॉड डेफिनेशंस, वेग और ओवर ब्रॉड डेफिनेशन जो हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और ये जो वेग और ओवर ब्रॉड टर्म्स हैं इनका यूसेज आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। सेडिशन के अंदर डिसअफेक्शन, हेट्रेड, कंटेम्प्ट ये वेग टर्म्स हैं, ये एम्बिगुअस टर्म्स हैं, इनको इस्तेमाल करके आप फंडामेंटल राइट्स सर्व नहीं करते। ये आपके श्रेया सिंघल जजमेंट के अंदर कहा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक केस याद रखेंगे जो है एसजी, थर्ड केस एस फॉर्म पार्ट केस, फॉर्म ये आपके 2023 का केस है, ये 2020 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 124 के अंदर अभी आप हर एक चीज़ को पे रख सेक्शन को अभी आप रिव्यू, ये केस आपको याद। अब ये जो न्यूज़ हम कवर कर रहे थे सारी की सारी है जून 2023 की। जून 2023 के बाद कुछ और भी डेवलपमेंट हुई है, उन डेवलपमेंट को भी हम यहीं पे ही देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कोशिश कीजिएगा कि आप इन डेवलपमेंट को अभी से नोट में लिख लीजिए, ठीक है। आने वाले आपके लिए बहुत इंडिया के अंदर पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ ओवरहॉल, यहाँ पे जो इंडियन पिनल कोड है जो कि 80 में लिखा गया था, इस इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने कर रहे हैं हम भारतीय, साथ में ही आप चलेंगे भारतीय है तब जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो कि 1970 के अंदर अमेंड किया गया था क्रिमिनल कोड, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं भारत नागरिक, भारतीय नागरिक और इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम भारतीय साक्ष्य साक्ष्य बिल, तो हम इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉज को ओवरहॉल कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग दीज एक्ट्स। ये सारे के सारे एक्ट करेंटली कहाँ पे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के पास पड़े हुए हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी इसको अभी चेक कर रही है कि इसके अंदर क्या क्या कानून, किस तरह के बिल हैं, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आने वाले समय में इनके ऊपर ढेर सारी आप न्यूज़ देखेंगे और ढेर सारी इनके ऊपर डिबेट। अब हम इसको सेक्शन 120 के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, सॉरी सेक्शन 124 ए के अंदर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बिल है जो कि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर सेक्शन 150 बात करता है कुछ ऐसे एक्ट्स की जो कि सेडिशन से जुड़े हो, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिए, भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर सेडिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है, सेडिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं। सेक्शन 150 में क्या लिखा है वो देख लीजिए कि अगर कोई भी इंसान शब्द यूज़ करके, चाहे वो स्पोकन हो या फिर रिटर्न हो, कोई भी इंसान शब्द यूज़ करके, साइन यूज़ करके, विजिबल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके या फिर
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, ये नया प्रोविजन, नए शब्द, ठीक है। जो हमने पुराना सेक्शन 124A देखा था उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ, लेकिन भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर सेक्शन 150 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी लिखा हुआ है और फाइनेंशियल मीन। तो बेसिकली ये बिल क्या कहता है कि कोई भी इंसान वर्ड्स, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फाइनेंशियल मीन्स यूज करके अगर अगर सेसेशन सेसेशनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, आर्म्ड रिबेलियन की बात करता है, आर्म्ड रिबेलियन, कोई सबवर्सिव एक्टिविटी करता है, कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटी करता है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी करता है, हमारे देश की सोवरेंटी, हमारे देश की सोवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को एंडेंजर करता है, तो उस इंसान को इम्प्रिजन किया जा सकता है 7 सालों के लिए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अलोंग विद फाइन, अलोंग विद फाइन। तो ये जो सेक्शन 150 है ये कुछ हद तक हमारे सेक्शन 124A से रिजेंबल करता है, लेकिन सेडिशन शब्द का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सेक्शन 150 अब हमने और भी ब्रॉड कर दिया है। अब नए ज़माने में नए चैलेंजेस आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी सेसेशनिस्ट एक्टिविटी, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटी, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, देश की सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब को खतरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी हमने डेफिनेशन में शामिल किया। फाइनेंशियल मीन्स यूज करके भी अगर कोई इस तरह के काम करता है तो वो भी सेडिशन के अंदर लाया जा सकता है, उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है, ठीक है। सेडिशन शब्द का यहाँ पे दूसरा जो चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक तो अब ब्रॉड कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं, दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे क्या लिखा गया? ससेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटी, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, सोवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। यहाँ पे अब देश के खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो आपको सेक्शन 150 में इम्प्रिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है तो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को बहाना नहीं बनाया जा सकता सेडिशन के अंदर लोगों को जेल पहुंचाने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रखेंगे आने वाले टाइम में। ये जो आपके तीनों के तीनों नए बिल हैं इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, तो इसको आप अच्छे से फॉलो कर, ठीक है। अब हम एक बार आई थिंक 22nd लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो सेडिशन का कानून है इसको रिपीट कर प्लीज। सेडिशन का कानून 124 आईपीसी के अंदर को मिलता है। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से याद करोगे तो ये डेफिनेशन बहुत वर्ड्स, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच कॉजेज हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, ठीक है। वरना शब्दों में याद करोगे तो हम बात वही है जो मैं बता रहा हूँ वही लिख, ठीक है। तो सेडिशन का आप एक याद रखिए, सेडिशन की वही क्रिटिसिज्म सेक्शन की डेफिनेशन जो है वो सब्जेक्टिव है, वेग है, ओवर ब्रॉड है, ठीक है। इंडिविजुअल के आर्टिकल 19 को फुली यूज करने से ये सप्रेस करता है। कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है, ठीक है। जो यूके जिसने इंडिया के अंदर ये कानून बनाया था वो खुद रिपील कर चुका है सेडिशन को, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वहां से भी तो ठीक है। इसको रिटेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन बहुत, अगर कोई इंसान इंडिया के खिलाफ गद्दारी करता है तो उस गद्दारी से उसको रोकने के लिए कोई तो कानून होना चाहिए, तो इसीलिए सेक्शन पर काम कर। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आर्टिकल 19 को ये वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। तो देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है कि आप फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। सेडिशन एक रीजनेबल के अंदर आता है, ठीक है। इंडिया के अंदर ढेर सारे कानून हैं जो टेररिज्म को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो इंडिया के अंदर, जैसे मान लीजिए सेसेशन को प्रमोट कर रही है कोई एक्टिविटी। अब सेसेशन को प्रमोट करने वाली हो सकता है ये एक्टिविटी टेररिज्म की डेफिनेशन में ना आए, लेकिन ये देश से तो गद्दारी है। तो इन इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें सेडिशन का एक्ट चाहिए, तो इसीलिए सेडिशन को सिर्फ टेरर एक्ट से आप सेडिशन को कंट्रोल नहीं, तो वो सारी की सारी
उसके बाद केदारनाथ, और जो इन्होंने 3 रिकमेंडेशन दिए हैं, वो 3 रिकमेंडेशन याद रखिए कि केदारनाथ के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को ऐड कर दो सेक्शन 124 ए के अंदर, ये लॉ प्लस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय एन ऑफिसर above the rank of इंस्पेक्टर एंड इंक्रीजिंग द जेल टर्म फ्रॉम 3 years to 7। फिर इसके बाद आप देखिए कि भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर लगभग ये सारे प्रोविजन ऐड कर आपको याद। फिर जो अगली न्यूज़ है वो है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट। एक काम करते हैं, आज की डेट में इस वीडियो को थोड़ा सही रखते हैं और ये दोनों कवर, अगली वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन दोनों टॉपिक के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। तो अब अगली वीडियो के, अगर आप सिविल सर्विसेज 2024 की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे जीएस रीडिफाइंड बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच पूरी तरह से यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया हुआ है, जहां पे करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस, इन तीनों ही चीज़ों की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको की जाती है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और मेंस की आंसर राइटिंग आपको क्लास के अंदर ही कराई जाती है। हमारा मानना है कि आपको हर एक टॉपिक एक सिंप्लीफाइड तरीके में समझाया जाना चाहिए ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। इसके साथ साथ क्लासरूम के अंदर ही चीज़ें याद करने के तरीके भी बताए जाएं। हम मल्टीपल रिवीजन के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि आपको ज़्यादातर चीज़ें लंबे समय तक याद रहें और एग्ज़ाम टाइम पर आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस कोर्स के अंदर आपका प्रीलिम्स रैपिड रिवीजन बैच भी शामिल है, जो कि प्रीलिम्स से 2 महीने पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बैच के अंदर ना केवल सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस किया जाता है, बल्कि हम मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ पर्सनल अटेंशन और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर 7701919260 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इनकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। अपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स को आगे लेके चलते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ये जो टॉपिक है इसमें प्रीलिम से जुड़े हुए सिर्फ कुछ ही फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं अभी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप यूज़ कर सकते हैं अपने गवर्नेंस के सेक्शन में। आपके मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर आप इस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि किस तरह भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रीलिम्स वाले पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, ये 12 इंडिकेटर्स के ऊपर इसने 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को अभी रैंक किया है। और ये जो 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये चेक किया गया है कि ये डिपार्टमेंट सिटीजन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने में कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। ये जो 12 इंडिकेटर्स चूज किए गए हैं, ये 4 डायमेंशंस के अंदर चूज किए गए हैं। तो कौन कौन सी डायमेंशन है? एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। तो 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को अभी असेस और रैंक किया गया है। तो ये तो हो गया आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये किस तरह से सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारे देश को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, 1947 से लेके टिल 1990s इंडिया के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग थी वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती थी। इस टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पॉलिसी मेकिंग टॉप मोस्ट लेवल पर कॉन्सेंट्रेटेड थी और जो टॉप लेवल के लीडर्स होते थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो पॉलिसी को बना लेते थे। हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व थी और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती थी और इम्प्लीमेंट करने के बाद पॉलिसी ने कैसा काम किया, यानी कि पॉलिसी की इवैल्यूएशन वो भी किसके हाथ में थी? वो भी ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में थी। यहाँ पे पॉलिसी बनाने वाला, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला और इवैल्यूएट करने वाला ब्यूरोक्रेसी ही होती थी। इस टाइम पर जो पॉलिसीज बनाई जाती थी वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी, यानी कि यहाँ पे सिटीजन्स की जो असली नीड्स हैं, इन नीड्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। जो भी टॉप मोस्ट लेवल को ज़रूरतें लगती थी हमारे देश की, हमारे सिटीजन की, उन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को बना दिया जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये था कि
इस टाइम पीरियड के दौरान जो पॉलिसीज होती थी वो पॉलिसीज रिस्पॉन्सिव नहीं थी, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अब इस टाइम पर ये जो 1947 से 1990s का टाइम पीरियड था, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के अंदर क्या सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता था? यहाँ पे सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। सिटीजन्स को सिर्फ एक पैसिव रिसिपिएंट की तरह समझा जाता था कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो भी भारत की सरकार वेलफेयर मेजर्स कर रही है, भारत की सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से वेलफेयर मेजर्स बनाने हैं और ये वेलफेयर मेजर्स लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे। वो पैसिव रिसिपिएंट की तरह वेलफेयर मेजर्स रिसीव करते जाएंगे, लेकिन सिटीजन की इसके अंदर कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आफ्टर 1990s कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस केम। गुड गवर्नेंस ये कहने लगा कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच है पॉलिसी मेकिंग की, ये टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं करती, टॉप डाउन अप्रोच ने फेल कर दिया है। टॉप डाउन अप्रोच जनता की नीड्स को ना तो समझती है और ना ही उन नीड्स को फुलफिल करती है। तो अब हमें एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जो कि बॉटम अप हो, जो कि बॉटम अप अप्रोच है। हमें ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी है जो कि सिटीजन्स की एक्चुअल नीड्स को फुलफिल करती हो, और ऐसी पॉलिसी तभी बनाई जाएगी जब सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर होगी। सिटीजन्स को पॉलिसी मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन मिलेगी। पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की नहीं होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, हमारी सिविल सोसाइटी, सब के सब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। और पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन है, पॉलिसी की इवैल्यूएशन भी ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, और जनता जो है, जनता इवैल्यूएट करेगी कि पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है। और इसी टाइम पर हमें किस तरह के मेजर्स देखने को मिलते हैं? हमें सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, इस तरह के हमें मेजर्स देखने को मिलते हैं। तो टिल 1990s हमारी पॉलिसीज ना तो रिस्पॉन्सिव थी और ना ही हमारी पॉलिसीज अच्छे से काम कर पाई, और पॉलिसीज के टॉप डाउन नेचर होने की वजह से ढेर सारी पॉलिसीज जो है वो फेल हुई। 1990s के बाद से अब हमने ये कह दिया है कि सरकारें जनता को पैसिव रिसिपिएंट की तरह नहीं देखेंगी। पहले जनता को कैसा देखा जाता था? Citizens were earlier seen as passive recipients. They were passive recipients. And now what are they? They are active participants in policy making. पहले जनता की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती थी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लेकिन अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन, हर एक एस्पेक्ट में वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसकी वजह से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी भी अकाउंटेबल होती जा रही है डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब ऐसे में जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कॉन्सेप्ट था एंट्रेप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का। एंट्रेप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो एक फैसिलिटेटर बनेगी। गवर्नमेंट एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह काम करेगी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका ऑब्जेक्टिव है जनता का वेलफेयर होना, जिसका ऑब्जेक्टिव है जनता को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना। जनता पैसे खर्च करती है सर्विसेज लेने के लिए गवर्नमेंट से, और वो जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज क्वालिटी की होनी चाहिए। अब जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए क्वालिटी सर्विसेज। मान लीजिए गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं और मंत्रालय हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मंत्रालय कुछ क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो इस क्वालिटी को डिलीवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, कि जनता के जितने भी ग्रीवांसेज हैं वो उन ग्रीवांसेज को रिड्रेस करवा सके, उन ग्रीवांसेज को रिजॉल्व करवा सके, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सजेशंस क्या दिए गए हैं? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है जनता के पास तक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। उसी तरह डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितनी भी जनता की ग्रीवांस है उनको 30 दिन के अंदर रिजॉल्व किया जा सके, जनता की ग्रीवांसेस को रिजॉल्व किया जा सके। तो ग्रीवांस रिड्रेसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिटीजन चार्टर्स एंड सोशल ऑडिट, ये दो चीज़ें हैं जो कि आप ज़रूर पढ़ें। आपके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे वीडियो चाहिए तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको इनकी भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज स्टडी देम। आपके नोट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है।
एंश्योरिंग मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए पहले क्या होता था, टिल 1990s पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी। इवैल्यूएशन कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी। जनता की वेलफेयर की हर एक सर्विस डिलीवर करने की जिम्मेदारी किसने ले रखी थी, गवर्नमेंट ने ले रखी थी। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी। गवर्नमेंट का जो साइज है वो साइज इंक्रीज होने लगा, क्योंकि हर एक काम सरकार कर रही थी। तो इस टाइम पर भले ही हर एक काम सरकार कर रही थी, लेकिन वो काम एफिशिएंट नहीं था, वो जनता की नीड्स को फुलफिल नहीं करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता को सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट माना जाता था। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम गवर्नमेंट देखी थी, मैक्सिमम गवर्नमेंट देखी थी, लेकिन रियलिटी में जमीन पे जो गवर्नेंस थी वो मिनिमम थी, गवर्नेंस बहुत ही कम थी। अब जो जमाना है, अब जमाना है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का। और एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो छोटी होनी चाहिए और गवर्नेंस एस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए। गवर्नेंस क्या करता है, सिटीजन्स को पैसिव रिसिपिएंट से कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में, और गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इंप्रूव करता है, इसीलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ हमें लेके जाता है। इसके साथ साथ एक इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जनता को वॉइस प्रोवाइड करता है अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने के लिए। मंत्री तक, जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, उन मिनिस्ट्रीज तक जनता का फीडबैक पहुंचाता है कि जनता को मंत्रालय का, डिपार्टमेंट का काम पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्या जो काम मंत्रालय और डिपार्टमेंट कर रहे हैं वो काम जनता को अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी को और हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट बनाता है, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इसके साथ साथ आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो आपकी सेकंड एआरसी है, सेकंड एआरसी भी ये कहती है कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाना है तो इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि अगर जनता को जो सर्विस डिलीवरी प्रॉमिस की गई है वो सर्विस डिलीवरी उसको नहीं दी जा रही, तो जनता के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने का। इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि 30 दिन के अंदर उन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का काम करेंगे। आज की डेट में जनता के ग्रीवांसेस को हैंडल करने का काम 2 नोडल एजेंसीज कर रही हैं। एक आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पर्सनल ग्रीवांसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पर्सनल ग्रीवांसेस। और जो दूसरी नोडल एजेंसी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये 2 नोडल एजेंसीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मैकेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, तो आप सभी ने लोकपाल, स्टेट लोकायुक्ता, सीवीसी, दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडीज, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे भी आपको अगर कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत लोकपाल, स्टेट लोकायुक्ता, सीवीसीज के पास जाके अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। आरबीआई ने ओम्बड्समैन स्कीम निकाली थी, तो ये ओम्बड्समैन स्कीम क्या करता है, आपके बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी ग्रीवांसेस है उन ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने के लिए स्कीम बनाई गई थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं राज्यों के अंदर, जैसे गुजरात में स्वागत प्लेटफॉर्म है, आंध्र प्रदेश के अंदर स्पंदन, राजस्थान का राजस्थान संपर्क और ओडिशा का एबी जोगा पोर्टल जो है, ये सारे के सारे ग्रीवांसेस रिड्रेस कराने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके सीपी ग्राम्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सिटीजन्स अपने ग्रीवांसेस को रजिस्टर करा सकते हैं। अब सवाल आता है हम सबको पता है कि अगर हमसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या मंत्रालय कोई सर्विस प्रॉमिस कर रहा है और उस सर्विस को इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। और कई जगहों पे हमें ये मैकेनिज्म देखने को भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। जनता को पता ही नहीं है कि अगर उनके ग्रीवांसेस है तो उनके ग्रीवांसेस को किस तरह से रिड्रेस कराना है। ठीक है, तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है ब्यूरोक्रेटिक एपेथी एंड कोलोनियल एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का कोलोनियल एटीट्यूड क्या कहता है, ब्यूरोक्रेसी का कोलोनियल एटीट्यूड कहता है कि भले ही उनके नाम के आगे पब्लिक सर्वेंट लगता है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट थोड़ी है, वो तो मास्टर है। इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठे, उनके पास पावर है, ऐसे में वो अपने आप को सर्वेंट थोड़ी मानेंगे, वो अपने आप को मास्टर्स मानने लग जाते हैं। और ये जो उनका
कॉलोनियल एटीट्यूड है। इस कॉलोनियल एटीट्यूड की वजह से वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहते, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहते टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और इस वजह से जो ग्रीवांस रिड्रेसल के वो हैं मैकेनिज्म्स हैं, इन मैकेनिज्म्स को वो एनफोर्स नहीं कर रहे, इन मैकेनिज्म को वो एनफोर्स नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन जिस इंसान के पास है उसके पास आप कह सकते हैं पावर है। आपने भी देखा होगा सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और सबके सब ये जानना चाहते हैं कि उनकी फाइल कहाँ तक पहुंची। और ये सिर्फ सामने बैठे हुए डेस्क के दूसरी तरफ बैठे हुए जो बाबू हैं उन्हीं को पता होता है कि फाइल का स्टेटस क्या है। अगर हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे फाइल का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहे कि फाइल कहाँ पे पहुंची, किस ऑफिसर के पास वो किस वजह से डिले में है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जनता के पास चली जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन जनता के पास चली गई तो जनता उन ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराने लगेगी, उन ऑफिसर से सवाल पूछने लगेगी कि आपने हमारी फाइल को जल्दी क्यों नहीं पास किया, किस वजह से वो डिले हो रखी है। तो इससे ऑफिसर्स के ब्राइब के जो चांसेस हैं वो चांसेस कम हो जाएंगे। और इसी कारण की वजह से ब्यूरोक्रेसी इस इंफॉर्मेशन की पावर को छोड़ना नहीं चाहती है और इसी वजह से वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को एनफोर्स नहीं कर रही। आपको एग्जाम के अंदर ये पूरी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्यूरोक्रेसी क्यों पावर को कैप्चर करके रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि पावर उसको चांस देती है करप्शन करने का। अगर जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी डिपार्टमेंट में उतने ही चांसेस ऑफ करप्शन रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सीधा लिख के आ सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक एपैथी या फिर कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इफेक्टिवली एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप यहां पे लिख के आ सकते हैं। अब क्या हो गया देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट निकल के आए जैसे कि सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर के अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म जो हैं वो जनता तक पहुंच गए। अब जनता क्या करती है, अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए एप्लीकेशन देती है, लेकिन इन एप्लीकेशन की कोई भी सुनवाई नहीं होती। ये एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी रखी रह जाती हैं। अब जब जनता के ग्रीवांसेस की एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं हो रही तो जनता क्या करती है, वो जुडिशरी के पास जाती है कि इस डिपार्टमेंट ने मुझे अच्छी सर्विस नहीं दी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट जुडिशरी ओवर बर्डन होती जा रही है, उसके ऊपर ढेर सारे केसेस आते जा रहे हैं और जुडिशरी इन केसेस को मैनेज नहीं कर पा रही। तो नॉन सेटलमेंट ऑफ ग्रीवांसेस की वजह से जुडिशरी के पास, कोर्ट्स के पास बहुत सारे पेटी इश्यूज को लेके केसेस फाइल किए जा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रीवांस रिड्रेसल के डिफरेंट मैकेनिज्म बना रखे हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग मंत्रालय और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ढेर सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। ये वेरिएशन जनता के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक डिपार्टमेंट में ग्रीवांस को रिड्रेस कराने का एक तरीका था, दूसरे में दूसरा तरीका है। अब उसको हर एक तरीका थोड़ी याद रहेगा, हर बारी उसको ये देखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में कैसे ग्रीवांसेस को रिड्रेस कराया जाए। तो इसकी वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ग्रीवांस रिड्रेसल को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट के बाद लाया गया था, यानी कि इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन ग्रीवांस रिड्रेसल को ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी इसको इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा सीरियस नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अगर सीरियस भी हो जाए तो उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म बनाए। जो सीपी ग्राम्स है, सीपी ग्राम्स का इकलौता जो काम है वो है जनता के ग्रीवांसेस को सुनना और उनको रिड्रेस कराना। ये जो सीपी ग्राम्स है ये भी ग्रीवांस रिड्रेसल में एक अच्छे फैसिलिटेटर का काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे कारण है। इसके साथ साथ कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन की लेथार्जी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिलक्टेंस। एडमिनिस्ट्रेशन चाहता ही नहीं है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आए। हमारे सिविल सर्विसेज का मोराल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, उनके पास इंसेंटिव ही नहीं है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को एनफोर्स करने की। ऐसा क्यों? देखिए, स्टाफ जो है, स्टाफ कम है लोगों के पास, डिपार्टमेंट्स के पास इतने सारे ऑफिसर्स होते नहीं हैं। तो जो ऑफिसर एग्जिस्टिंग ऑफिसर है, जो कि ऑलरेडी एक काम कर रहा होता है, इसी ऑफिसर को बोल दिया जाता है कि आज से तो ग्रीवांस को रिड्रेस करने का भी काम करेगा। अब उसका जो मेजर काम था ए, उसको वो काम तो करना ही है, इसके साथ साथ उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई। अब ये जो वो ग्रीवांस रिड्रेस कर रहा है, इस ग्रीवांस रिड्रेसल के बेसिस पर ना तो उसको प्रमोशन मिलेगा, ना ही उसकी सैलरी डिटरमाइन हो रही। और अगर ग्रीवांस रिड्रेसल का काम करते करते वो अपने ए वाले काम को अच्छे से नहीं निभा पाता
नहीं निभा पाता तो उसको डांट भी पड़ेगी। तो ऐसे में ऑफिसर क्या करते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल को ज़्यादा फोकस नहीं करते और अपने नॉर्मल काम करते रहते हैं। तो एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव इज ऑल्सो अ रीजन वाई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज नॉट इफेक्टिव इन इंडिया। नाउ हाउ टू स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज सेकंड एआरसी का ही होना चाहिए। सेकंड एआरसी कहती है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी स्टैट्यूटरी बैकअप मिलना चाहिए, जस्ट लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई की तरह जीआरएम का भी एक एक्ट पास होना चाहिए और ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू रिजॉल्व ग्रीवांसेस ऑफ द सिटीजन। जो भी ग्रीवांस की पिटीशन है उनको विद इन 30 डेज सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और अगर कोई 30 दिनों के अंदर इन ग्रीवांसेस को रिड्रेस नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगनी चाहिए। ये सारे के सारे प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई आपकी सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, देखो ग्रीवांसेस क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाते, उसके पीछे एक कारण तो है ब्यूरोक्रेसी का, कि ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती। दूसरा कारण है हमारे सिटीजन्स का, क्योंकि सिटीजन्स के पास अवेयरनेस नहीं है। तो एक सॉल्यूशन बता दो कि सिटीजन में अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप बता दो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिविल सर्वेंट्स के अंदर एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और भी रिस्पॉन्सिव बने, रिस्पॉन्सिबल बने। रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल आर टू डिफरेंट वर्ड्स, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है सिविल सर्वेंट्स के अंदर। पब्लिसिटी करो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो आप लिख के आ सकते हैं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि उन एरियाज़ को, उन डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे ढेर सारे ग्रीवांसेस ऑलरेडी आते हैं, और उन एरियाज़ में ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए स्पेशल मेजर्स आपको लेके आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीवांसेस आ रहे हैं तो इनको आप पहले से ही रिजॉल्व कर लो। ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज लाओ सिविल सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्वेंट्स के अंदर। अच्छा, जितने भी आपके मंत्रालय हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, इनका पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ग्रीवांस की पिटीशंस थी, उन ग्रीवांस की पिटीशंस को कितने टाइम के अंदर रिव्यू किया गया, कितने टाइम के अंदर डिस्पोज किया गया। तो रेगुलर रिव्यू बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये आपकी सारी की सारी न्यूज़ थी, जिसका हमने मेंस का एनालिसिस भी देखा है। प्री से जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ के ऊपर आप मेंस के अंदर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स का फैक्ट है उसको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से भी ये वाली जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस न्यूज़ आइटम में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आखिर ये OTT होता क्या है। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। अब इसके लिए आप ज़रा पुराने ज़माने में देखिए। अगर आपको पुराने ज़माने में आज से 6-7 साल पीछे ही अगर हम चले जाएं, हमें अगर कोई मूवी देखनी होती थी या अगर हमें कोई शो देखना होता था तो वो या तो हमारी केबल पे आ रहा होता था या फिर किसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स आते थे, जिससे हम मूवीज़ या शोज़ को देख पाते थे। अब क्या होने लगा, अब इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगी और अब इस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके आपको ढेर सारी ऐप्स देखने को मिलती हैं जो इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं इसके ऊपर मूवीज़, वेब सीरीज़, शोज़, इन सबको स्ट्रीम करने के लिए। ठीक है, तो वो सर्विसेज जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उन सर्विसेज को ओवर द टॉप सर्विसेज कहा जाता है। ओवर द टॉप क्यों? बिकॉज दे आर राइडिंग ओवर द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, OTT आर सर्विसेज दैट ऑफर व्यूअर्स एक्सेस टू मूवीज, टीवी शोज एंड अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू इंटरनेट बाईपासिंग केबल और सैटेलाइट सिस्टम को बाईपास करके। OTT के अंदर हमें बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2017 से लेकर 2022 तक के डेटा को अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर 2022 में मीडिया और एंटरटेनमेंट में जो भी ग्रोथ आई थी उस ग्रोथ का 47% हमें ओवर द टॉप सर्विसेज के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो ग्रोथ थी वो OTT सर्विसेज की वजह से थी। तो अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आखिर इतनी तेज़ी से ये OTT ग्रो कर ही क्यों रहा है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच आर लीडिंग टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ OTT सर्विसेज। ठीक है, तो इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण है पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट चीप होने की वजह से इंडिया के अंदर इंटरनेट आपको हर एक जगह पे देखने को मिलता है। लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस इंक्रीज हो चुका है। दूसरा कारण क्या है?
दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स बिग सिटीज। बिग सिटीज के अंदर आ चुके हैं तो उनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। अब वो मीडिया को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हें कन्वीनियंस चाहिए मीडिया को कंज्यूम करने के लिए। और तीसरा फैक्टर क्या बन जाएगा? कन्वीनियंस। तीसरा फैक्टर बन जाता है कन्वीनियंस। अब आप अपने फ़ोन पे सिर्फ एक दो बटन को टैप करके 2-3 स्क्रीन पे आप उंगलियां मारोगे, अंगूठा मारोगे और आपका कोई ना कोई शो चल जाएगा, ठीक है। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है वैरायटी ऑफ कंटेंट बीइंग अवेलेबल। वैरायटी ऑफ कंटेंट बीइंग अवेलेबल। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो OTT सर्विसेज हैं, OTT इज ब्रिंगिंग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट। डेमोक्रेटाइजेशन क्यों? पुराने ज़माने की बात आप याद कर लीजिए। पुराने ज़माने में आपके टीवी के ऊपर जो शो आ रहा होता था आपको वही शो देखने को मिलता था। जो मूवी आ रही होती थी आप वही मूवी देख पाते थे। आप डिमांड नहीं कर सकते थे कि आपको कौन सा शो देखना है या फिर कौन सी मूवी देखनी है। जो दिखा दिया जाएगा आप वो देखोगे, पहली चीज़। दूसरा, पहले आप देखते होंगे कि जो एक्टर्स होते थे उनके पास सिर्फ मुंबई जाना ही एकमात्र रास्ता होता था कि वो मुंबई जाएंगे, कुछ सालों तक स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद अगर किस्मत अच्छी रही तो उन्हें काम मिलेगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में आपको रीजनल कंटेंट देखने को मिल रहा है। अलग अलग लैंग्वेज में आपको मीडिया और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, वेब सीरीज देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके वेब सीरीज की वजह से फेमस हुए हैं। फॉर एग्जांपल सबके प्यारे जीतू भैया। जीतू भैया भी आपके OTT सर्विसेज से ही निकल के आए हैं। तो आज की डेट में जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी राइटर्स हैं, स्टोरी राइटर्स को अपना काम मिल रहा है। लोगों के पास अगर एक अच्छा फ़ोन है तो वो सिर्फ अपने एक फ़ोन से एंटरटेनमेंट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हैं और जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है जिसको वो ऑन डिमांड देख सकता है, उसको ऑन डिमांड देख सकता है। पांचवा फैक्टर क्या है? पांचवा फैक्टर है पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ एंटरटेनमेंट हैज चेंज्ड। पैटर्न ऑफ कंजम्पशन हैज चेंज्ड। नाउ पीपल चूज टू बिंज वॉच द शोज दे लाइक। जो शो उन्हें पसंद होते हैं उसको एक ही रात में बैठ के देखेंगे। पूरे वीक डे, फ्राइडे तक उन्होंने जम के काम किया, सैटरडे और संडे को वो मैराथन लगा लेंगे पूरा का पूरा। ब्रेकिंग बैड उन्होंने एक ही बारी में पूरा का पूरा देख डाला। प्रिजन ब्रेक एक ही रात में उन्होंने पूरा का पूरा देख डाला, ठीक है। लोग ट्रैवल करते करते इन शोज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। अब उन्हें घर के कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, हर जगह वो OTT को देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि OTT के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब ग्रोथ तो हो रही है, क्या इस ग्रोथ की कुछ शॉर्ट कमिंग भी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए? तो OTT प्लेटफॉर्म की कुछ शॉर्ट कमिंग्स को अब हम देखते हैं। देखिए शॉर्ट कमिंग क्या है। पहली शॉर्ट कमिंग है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलकोज हैं, टेलकोज को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खड़ा किया? वो टेलीकॉम कंपनीज ने खड़ा किया। जो टेलीकॉम कंपनीज है वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी। अब इस इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट ये जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपने कंटेंट को स्ट्रीम करना चालू कर दिया। अपने कंटेंट को स्ट्रीम करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनीज आर क्लेमिंग दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, फ्रॉम सम रेवेन्यू लॉस, ठीक है। उनको कुछ रेवेन्यू लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम किस लिए? OTT प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हुए आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती हैं। कई बार ये जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं इनको मिसयूज भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो साइबर क्राइम, जब भी आप इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज करेंगे और एप्स इंक्रीज होंगी तो साइबर क्राइम का थ्रेट आप लिख के आ सकते हैं। तीसरा आपको क्या यहाँ पे इशू देखने को मिलता है? तीसरा इशू ये है द कंटेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इज नॉट मेड फॉर वन कंट्री। आज की डेट में अगर आप कोई शो देखते हैं तो ये शो ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाया गया। ऐसे शोज बनाए जा रहे हैं जो कि क्रॉस कल्चर जिनको देखा जा रहा है। US में भी देख रहे हैं, मैक्सिको में भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो शो होते हैं, इन शो के अंदर जो थीम्स यूज की जाती हैं वो थीम्स मे नॉट बी कंड्यूसिव फॉर इंडिया सोसाइटी एट दिस मोमेंट। इंडिया की जो मॉरल फैब्रिक है उस मॉरल फैब्रिक को वीकन करता है कहीं ना कहीं पे ये क्रॉस कल्चर। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है,
ठीक है। एब्यूसिव लैंग्वेज, आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको पता है किस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो लैंग्वेज जिस तरह की यूज़ होती है, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, वुमेन को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, थीम्स किस तरह की यूज़ की जा रही हैं। सबसे फेमस कौन कौन से शो बनते जा रहे हैं जिसके अंदर ड्रग्स की बात की जा रही है, नार्कोस, ठीक है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ शो था आपका, ठीक है, जहां पे आपको वायलेंस दिखाई जा रही है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के मोरल फैब्रिक को वीकन या फिर डिसरप्ट करने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें कई बारी बैकलैशेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, और क्या इशू आप इसके अंदर देख सकते हैं? आप किसी भी और प्लेटफॉर्म को देख लो, चाहे आप न्यूज़पेपर्स को देख लो, चाहे आप फिल्म्स को देख लो, हर एक जगह पे आपको डायरेक्ट रेगुलेशन देखने को मिलती है, लेकिन रेगुलेशन अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाई है व्हेन इट कम्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज आपके चल रहे हैं, ठीक है, ओटीटी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब जरा हम अपने नोट्स के ऊपर वापस आ जाते हैं कि आपके मैगजीन के अंदर क्या क्या दे रखा है। ओटीटी की जो व्यूअरशिप है इंडिया की, वो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अगर रेगुलेशन के मैकेनिज्म को देखा जाए तो आज की डेट में डायरेक्ट रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज की डेट में ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को यूज़ करते हैं, आईपीसी के वेरियस प्रोविजंस को यूज़ करते हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 को यूज़ किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने 2021 के अंदर कुछ रूल्स बनाए थे। ये जो रूल्स थे ये सेल्फ रेगुलेशन की बात करते थे। सेल्फ रेगुलेशन क्या थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये बोला गया था कि वो अपने कंटेंट को 5 एज बेस्ड कैटेगरी के अंदर 5 एज बेस्ड कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। ये 5 एज बेस्ड कैटेगरी कौन सी थी? यूनिवर्सल कंटेंट जिनको कोई भी देख सकता है, यूनिवर्सल/अडल्ट 7+ कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो कि 7 साल से बड़े लोग देख सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यूनिवर्सल/अडल्ट 13+ कंटेंट जो कि 13 साल से बड़े लोग देख सकते हैं, 16 साल से बड़े लोग देख सकते हैं, और अडल्ट कंटेंट जो कि 18 साल से बड़े लोग देख सकते हैं। तो 2021 के अंदर एक तो ये सेल्फ क्लासिफिकेशन की बात कही गई थी, और ये कहा गया था कि जो भी कंटेंट 13+ के आगे आता है, ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे पेरेंटल लॉक होना चाहिए। यानी कि पेरेंट्स जो हैं, जब पेरेंट्स ऐप्स को परमिशन देंगे तभी वो इस कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं ऐप्स के ऊपर, ताकि बच्चों के ऊपर कोई भी ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक है, इस तरह के अडल्ट कंटेंट का। आज की डेट में रिक्वायरमेंट है एक को रेगुलेशन मॉडल की। को रेगुलेशन मॉडल किसकी बात करता है? जहां पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो खुद को खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं बाय यूटिलाइजिंग दिस क्लासिफिकेशन मेथड एंड पेरेंटल लॉक मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड एंड पेरेंटल लॉक मेथड। और को रेगुलेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद को खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो फाइनल ओवरसाइट है वो किसकी रहेगी? वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ 3 लेवल के ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें लेवल 1 के अंदर सेल्फ रेगुलेशन आती है बाय द पब्लिशर्स ऑफ द कंटेंट। जो भी कंटेंट को पब्लिश कर रहा है वो खुद ही रेगुलेट करेगा। फिर उसके बाद जो पब्लिशर है, वो पब्लिशर्स की अपनी एक बॉडी होती है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी रेगुलेट करेगी। पब्लिशर्स की बॉडी है, ये सरकारी बॉडी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 3 के अंदर ओवरसाइट मैकेनिज्म है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व होगी। पहले पब्लिशर खुद करेगा, फिर पब्लिशर्स की जो बॉडी है वो बॉडी रेगुलेट करेगी, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट रेगुलेट करेगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम ओटीटी मीडिया की बात करते हैं तो ओटीटी मीडिया के अंदर जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं अपने कंटेंट को सेल्फ सेंसर करने के लिए, उतने ही हम कंज्यूमर भी जिम्मेदार हैं। हमें भी अवेयर होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कंटेंट है विच इज़ सूटेबल फॉर आवर चिल्ड्रन, और उसी हिसाब से हमें पेरेंटल लॉक लगाना चाहिए। पेरेंटल लॉक लगाना चाहिए। आज की डेट में हम बच्चों को फ़ोन देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक नीड है बच्चों की टू स्टे कनेक्टेड विद अदर चिल्ड्रन, टू स्टे कनेक्टेड विद देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स तो देना मना करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे में पेरेंटल लॉक एंड अवेयरनेस
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कंज्यूमर के पार्ट पे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर्स की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है ये एंश्योर करना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी सोसाइटी के एथिक्स के अगेंस्ट जाके काम ना करें। ठीक है, अब कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। क्रिटिसिज्म क्या है? जब भी सरकार ओटीटी के ऊपर रेगुलेशन लगाने की बात करती है तो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि अब ओटीटी को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कह रहे हैं, जिससे ओटीटी अपने आर्टिकल 19 को सही से वो नहीं कर पा रहा, यूज़ नहीं कर पा रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो हर फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं जब तक कि सरकार के द्वारा रेगुलेशन जो बनाई जा रही हैं वो रीजनेबलनेस की लिमिट में आती हैं, तब तक उनके ऊपर लिमिट लगाई जानी चाहिए। ठीक है, फ्री रेन हम किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया का हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो ओटीटी वेबसाइट्स हैं, आज की डेट में इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि उनको उनके ऊपर ओवरसाइट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ये भी एक चैलेंज है ओवरसाइट ओटीटी रेगुलेशन के साथ कि आप इतने ज़्यादा कंटेंट को किस तरह से रेगुलेट करेंगे। फिर कुछ ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज है। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज क्या है? जो ओटीटी रेगुलेशन बनाई गई है, दिस इज़ फॉर इंडिया, ओटीटी रेगुलेशन इज़ फॉर इंडिया, लेकिन ढेर सारा कंटेंट ऐसा है विच इज़ पब्लिश्ड इन लेट्स से यूएस, विच इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम मैक्सिको। ये जो पब्लिशर्स हैं ये दूसरे देश में बैठे हुए हैं, तो अब आप किस तरह से अपने ओटीटी रेगुलेशन को इनके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, जो आपकी डोमेस्टिक रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको आप कैसे एनफोर्स करेंगे फॉरेन एंटिटीज़ के ऊपर? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। ठीक है, वास्टनेस ऑफ डिजिटल स्पेस की वजह से बहुत मुश्किल है ओवरसाइट को मेंटेन करना। प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन, जो आपकी ओटीटी ऐप्स हैं वो कंज्यूमर का कितना डेटा सेव कर रही है, उस डेटा को किस तरह से यूज़ कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे के सारे ओटीटी रेगुलेशन के चैलेंज हैं। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हैम्पर करना, कंप्लायंस बहुत ही लो है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कंप्लाई नहीं करते, प्लस जुरिसडिक्शनल चैलेंज है। फिर कंप्लायंस को इंश्योर कराने के लिए आप ओवरसाइट कैसे करोगे जब डिजिटल स्पेस इतना बड़ा हो चुका है? कई ऐप आ चुकी हैं और ये जो ऐप है ये और तेज़ी से इंक्रीज़ होंगी, तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा कंप्लायंस को इंक्रीज़ कर पाना। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया को एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की आज की डेट में ज़रूरत है। एक ब्रॉड पॉलिसी। इतने सारे आपके मीडिया और एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स हैं, तो जो आपके कन्वेंशनल मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके ओटीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके फिल्म मेकर्स हैं, ये अलग अलग मीडिया प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। इन सब के लिए अलग अलग मैकेनिज्म बनाने की बजाय एक यूनिफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी हमें बना देनी चाहिए। गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो ऑनलाइन कंटेंट है वो कन्वेंशनल कंटेंट से अलग होता है। ऑनलाइन कंटेंट ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी दिखाता है, बहुत ज़्यादा लिबरेशन दिखाता है इन एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करके अप्रोप्रिएट मेजर्स इसको लेने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गया, उस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमने 3 लेवल की ये रेगुलेशन की बात की थी, तो इन 3 लेवल के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? जो पहला लेवल है, इस पहले लेवल के अंदर हम कह रहे हैं कि जो पब्लिशर है ओटीटी के ऊपर मीडिया या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट का, ये पब्लिशर खुद से खुद को रेगुलेट करे, सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर। तो इसके अंदर उसको एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए जो कि ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का काम करेगा। लेवल 2 के अंदर जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं पब्लिशर की, उसका काम होगा रेगुलेट करना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे कोई बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कोई एमिनेंट पर्सन हो सकता है। 6 मेंबर की बॉडी बनाई जा सकती है जो कि रेगुलेट करेगा। फिर लेवल 3 के अंदर जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कुछ वो बना सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना सकती है फॉर ओवरसाइट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप याद रख सकते हैं। हालांकि अभी तक ये चीज़ें उतनी सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे। देखिए, ओटीटी का जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि ओटीटी के क्वेश्चन के अंदर पहले आप एड्रेस करेंगे कि ओटीटी आखिर इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहा है, ओटीटी की ग्रोथ क्यों हो रही है। आने वाले टाइम में 50 मिलियन यूज़र्स हो जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इंडिया के अंदर बाय 2025। 43 मिलियन है अभी करेंटली, उससे 50 मिलियन होने वाले हैं। तो ये ग्रोथ क्यों हो रही है? फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जिसके अंदर ये लिखना मत भूलिएगा
कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और हर स्टेक होल्डर की अपनी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स की अपनी है, सरकार की अपनी है और कंज्यूमर्स की भी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये OTT वाला भी हो चुका है। अब जो अगला सेक्शन है वो है न्यूज़ इन शॉर्ट। न्यूज़ इन शॉर्ट को हम अपनी सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।